जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, इसके आगे की चीज़ों की चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास फायदेमंद साबित होगी। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जल्द से जल्द उन कोर्सेज को परचेज कीजिएगा जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आप ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, बात करेंगे मौर्य काल के समय में न्याय प्रशासन की। तो यहाँ पर दिया है, मौर्य काल में विभिन्न किस्म के मामलों के लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था थी। ग्राम न्यायालय सबसे निम्नतर का न्यायालय था, मतलब गांव का जो न्यायालय होता था ये सबसे निचले स्तर का था। इस न्यायालय में गांव का प्रधान व गांव के बुजुर्ग लोगों द्वारा न्याय किया जाता था। राजा का न्यायालय मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय था। देखिए, गांव का न्यायालय मतलब जैसे आज के समय में आप गांव में पंचायत है ना, पंचायत जैसी व्यवस्था देखते हैं तो आप ऐसा ही मान सकते हैं। इसमें जो गांव का प्रमुख होता है और गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, इनके द्वारा फैसला लिया जाता है। और उच्चतम स्तर पर राजा का न्यायालय होता था, जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, राजा के द्वारा लिया गया फैसला सर्वमान्य होता था। इसके बाद यहाँ पर दिया सैन्य प्रशासन। देखिए, कोई भी वंश या फिर कोई भी देश, कोई भी शक्ति कितनी मजबूत होगी ये डिपेंड करता है कि उसकी सैन्य व्यवस्था कितनी बेहतर है। तो मौर्य काल में काफ़ी समृद्ध काल रहा था, अर्थात इनका जो सैन्य व्यवस्था था ये भी काफ़ी बेहतर रहा होगा। तो यहाँ पर दिया है, मौर्य काल में साम्राज्य के विस्तार का एक प्रमुख कारण थी उनकी संगठित व सुव्यवस्थित सेना। देखिए, मौर्य काल में संगठित और सुव्यवस्थित सेना थी। इनमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना, गज सेना का मतलब हाथी वाली सेना, रथ सेना और नौ सेना प्रमुख थी। यह सेनाएं किसी भी दशा में राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम थी। सैन्य प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन सेना का वर्णन किया है। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना होते थे, 50,000 घुड़सवार थे, और इसके बाद 9,000 हाथी वाले सेना थी और 800 रथ सवार सैनिक हुआ करते थे। मतलब काफ़ी बड़ी सैन्य शक्ति थी इनके पास। अब देखिए, यहाँ पे कुछ समिति बनाई गई थी जो इनके सेना से संबंधित थी। प्रथम समिति ये जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख किया करती थी। चतुर्थ समिति अश्वरोही, मतलब जो घोड़ों की सेना होती थी, इनकी देखरेख करती थी। पांचवी समिति गज सेना की देखरेख के लिए होती थी और छठी समिति रथ सेना के देखरेख के लिए हुआ करती थी। अब आगे बढ़ते हैं गुप्तचर व्यवस्था। देखिए, संभवतः मौर्य काल में सर्वप्रथम गुप्तचरों को इतने बड़े स्तर पर नियुक्त किया गया। राज्य को आंतरिक विद्रोह व बाहरी आक्रमण से बचाने में गुप्तचरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बाहर से हमला करेगा तभी आपका राष्ट्र कमजोर होगा। कई बार देश के अंदर छिपे व्यक्ति देश के नींव को कमजोर करने का कार्य करते हैं। तो इसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की गई थी, ताकि जो देश के अंदर विद्रोही छिपे हैं इनकी पहचान की जा सके।
यह राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना को देते थे। गौरवतल है कि इस काल में स्त्रियां भी यह कार्य करती थी, मतलब गुप्तचर विभाग में स्त्रियों को भी स्थान दिया गया था। मौर्य काल में संस्था और संचरा नामक दो गुप्त संस्थाएं अस्तित्व में थी। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, संस्था और संचरा, ये दो गुप्त संस्थाएं कार्य किया करती थी मौर्य वंश के समय में। आगे दिया राजस्व प्रशासन। तो मौर्य काल में या मौर्य वंश के समय में पड़ नामक मुद्रा प्रचलन में थी, इसका नाम याद रखिएगा पड़। कर्मचारियों को इसी मुद्रा में वेतन दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत कृषि तथा अन्य भूमि करों से प्राप्त होने वाला राजस्व था। मौर्य काल में दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, वज्र, सीता, प्रड़य, हिरनी, कुछ गांव द्वारा इकट्ठा किया जाने वाला कर, वर्तनी तथा पिंडकर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। देखिए ये सब टैक्स के नाम है, जो अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे उनका नाम यहाँ पर दिया गया, आगे यहाँ पे इनके बारे में भी दिया गया। कृषि योग्य भूमि पर कुल उत्पादन का 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूला जाता था। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। ऐसे क्षेत्रों में 1/3 कर लिया जाता था। देखिए सामान्य तौर पर कृषि योग्य भूमि से जो टैक्स लिया जाता था ये 1/4 या 1/6 भाग हुआ करता था, लेकिन कहीं कहीं पर जहां राज्य सिंचाई की व्यवस्था देती थी वहां पर 1/3 टैक्स लिया जाता था। अब यहाँ पर देखिए दिया है मौर्यकालीन करों के प्रकार। करों के प्रकार मतलब किस प्रकार के कर लिए जाते थे। प्रड़य, प्रड़य नामक जो कर होता था ये संकट के समय लोगों से वसूला जाने वाला टैक्स होता था। विष्टि, ये बंधुआ मजदूरी का टैक्स हुआ करता था। उत्संग, राजा को दिया जाने वाला उपहार, ये उत्संग होता था। बलि, बलि होता था धार्मिक कर। हिरण्य, ये नगद कर हुआ करता था। रज्जु, भूमि माप के समय वसूला जाने वाला टैक्स रज्जु कहलाता था। चोर रज्जु, ये वॉचमैन पर लगने वाला कर था। आगे दिया विविध, ये चराई कर था। इसके बाद यहाँ पे देखिए और भी कुछ आय के स्रोत है। दुर्ग, ये नगरों से जो प्राप्त आय है इसे दुर्ग कहते थे। राष्ट्र का मतलब है जनपदों से प्राप्त आय। सेतु का मतलब है फल फूल या सब्जियों से होने वाली आय। वज्र का मतलब होता था पशुओं से प्राप्त आय। सीता, ये राज्य की भूमि से प्राप्त आय। ये बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में बनाए। उदक भाग, ये सिंचाई कर था। और हिरण्य था नगद राजस्व। और देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर और भी कई प्रकार के कर दिए गए। कौष्ठयक, ये सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि का कर हुआ करता था। वर्तनी, ये आयात कर होता था। अतिवाहिका, मार्गदर्शन कर था। गुलमदेही, ये सैनिक की फीस हुआ करती थी। आयात कर, आयातित वस्तु के मूल्य का 1/5 राजस्व के रूप में लिया गया था। बाजार कर, जो कि आयातित वस्तुओं पर फिर से लगाया जाता था। आगे यहाँ पर दिया देखिए उसे द्वार दे कहा जाता था। यह आयात कर का 1/5 होता था। आगे दिया मूसिका कर। मूसिका कर ये होता था प्लेग के दौरान लगने वाला टैक्स। जब प्लेग महामारी फैलती थी तो उस समय राज्य की सुरक्षा के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे मूसिका कर नाम दिया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर आगे दिया है मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था। यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी थी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया है। यहाँ पर दिया 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व, मतलब ये इनका कार्यकाल होता है। देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, की मदद से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र मतलब पालीब्रोथस, ये जो यूनानी लेखक है ये अलग अलग नाम रखें, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक या भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और भारत का मुक्तिदाता आदि नामों से जाना जाता है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र या फिर प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट या फिर भारत का मुक्तिदाता, इन सब नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर, जिसे कि वर्तमान में पाटलिपुत्र कहते हैं, में हुआ था। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मकदोनियाई दास्ता से मुक्त कराया था, इसलिए उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक और भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहकर संबोधित किया है। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की। देखिए सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, यूनानी विद्वानों ने कहा है और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। देखिए सेल्यूकस निकेटर, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं,
इसने मेगास्थनीज को यहाँ पर राजदूत के रूप में भेजा था। आगे दिया है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के मुख्य निर्माता थे और उन्होंने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें बिहार, नेपाल, पश्चिमी और उत्तरी, यहाँ पे देखिए भारत, अब पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन शामिल थे। जैन ग्रंथों और परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था और वह भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला की पहाड़ियों पर चले गए थे, जहां उन्होंने साल्ले खाना, मतलब भूखे रह करके धीरे धीरे मृत्यु, मतलब इनकी मृत्यु कैसे होती है, ये जैन भिक्षुओं के प्रभाव में आते हैं और इसके बाद ये भूखे रह करके अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होते हैं बिंदुसार, जिन्होंने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। तो इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों ये क्लास छोटी इसलिए रखी जाती ताकि इंटरेस्ट बना रहे, आपको पढ़ने में बोरिंग ना महसूस हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।